नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। आज बहुत गंभीर विषय है जिस पर पूरे देश में चर्चा हो रही है कि देश में लोकतंत्र खतरे में है या कांग्रेस खतरे में है, भारतीय जनता पार्टी खतरे में है, धर्मनिरपेक्षता खतरे में है। आखिर किस चीज पे खतरा? ये सवाल हर चुनाव के सामने समय लोगों के मन मस्तिष्क पे उठाए जाते हैं, उठते हैं, बोले जाते हैं। और ये वर्तमान में ये सवाल 2 दिन पहले एक नौजवान ध्रुव राठी ने अपने वीडियो में कहा कि देश के लोकतंत्र पर तानाशाही का खतरा मंडरा रहा है। अब वो घूम फिर के एक प्रकार से कह रहे हैं, ये उनका कहना ये है कि वर्तमान जो शासक हैं नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के राजग गठबंधन के जो सरकार है वो देश में लोकशाही को कमजोर कर रही है। उन्होंने कहा किस प्रकार से चुनी हुई विपक्ष की सरकारों को वो अपदस्थ कर रहे हैं। चंडीगढ़ जैसा प्रकरण उन्होंने उदाहरण में दिया, किस प्रकार से वहाँ चंडीगढ़ में जीत को हार में बदलने का काम किया गया, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने भी फटकार लगाई। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि किस प्रकार से यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि केवल एक ही व्यक्ति के आसपास ही पूरे देश की सत्ता को महिमा मंडित करा जा रहा है और विरोध की आवाज़ें सुनी नहीं जा रही। उनका गाये ये सवाल था कि देश में तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है, निरंकुशता की तरफ बढ़ रहा है। और ये सवाल केवल भारतीय जनता पार्टी के समय नहीं, ये सवाल ध्रुव राठी का नहीं है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ ध्रुव राठी और अन्य चिंतकों जिन्होंने उसका ध्रुव राठी का भी विरोध किया, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। क्योंकि समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने हितों से ऊपर उठकर देश के गंभीर समस्याओं के तरफ लोगों का ध्यान आकृष्ट करते हैं। भले ही स्थापित मीडिया घरानों के पत्रकार इस बात को नकारें कि ध्रुव राठी एक यूट्यूबर है, उसके द्वारा उठाए गए सवालों का कोई ऐसा महत्व नहीं है। ये सवाल कोई भी व्यक्ति उठाए वो महत्वपूर्ण होता है, खासकर वो उस आवाज को सामने रखता है जिसको उठाने क्या आम स्थापित लोग तथाकथित मीडिया, बड़े घरानों के वेतनभोगी स्वयंभू पत्रकार जिन चीज़ों को उठाने में अक्षम रहते हैं, उन चीज़ों को कोई हल्के चाहे गाये किसी भी ने वो उठाता है। वहीं दूसरी तरफ देश के शोषित और उपेक्षित समाज की आवाज बनने वाले लोग ध्रुव राठी पर आक्षेप कर रहे हैं। कोई किसानों के मुद्दे पर जिस प्रकार से एक पूर्व आईएएस अधिकारी थे प्रताप सिंह जी, उन्होंने जब सवाल उठाए तो उनके समर्थकों ने उनके तमाम जो अब तक समर्थक है वो उन पर विरोध करें। हो सकता है उनका नजरिया कुछ हो, पर यहाँ अंध समर्थन और अंध विरोध और अंध तुष्टीकरण ये राष्ट्र के लिए, स्वस्थ समाज के लिए घातक है। और ये सवाल केवल अभी नहीं उठ रहे हैं। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जब इंदिरा गांधी को, जो बरुआ जैसे व्यक्तियों ने जब कहा है इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, वही इस समय भी कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं मोदी की गारंटी। भाई जब रिजर्व बैंक की, भारत के रिजर्व बैंक के छपे हुए नोटों की गारंटी नहीं चली तो उस देश में मोदी की गारंटी की बात
लोकतंत्र में जनता सर्वश्रेष्ठ होती है। जनता का सेवक होना, मोदी जी जैसे कहते थे, सेवक होना बहुत जरूरी है। परंतु कोई भी व्यक्ति दल और राष्ट्र और समाज से ऊपर बनता है, ये लोकेशणा कहा जा सकता है। इंसान गलतियों का पुतला होता है, परंतु राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से करना। इसीलिए सैनो भवन्तु पंच परमेश्वर का हमारे यहाँ मंत्रिमंडल का दलीय पंच परमेश्वर का किया कि सब मिलके उन बातों पर गहन चिंतन मंथन करें और फिर देश और समाज के लिए लागू करें। तो सवाल 1977, 75, 77 में जो आपातकाल इंदिरा गांधी ने देश पे थोपा था, तो उस समय जयप्रकाश के नेतृत्व में देश के तमाम विपक्षी दल एकजुट होकर उन्होंने भी उस समय भी कहा था देश के लोकतंत्र खतरे में। हकीकत क्या है? हकीकत यह है, यहां न लोकतंत्र खतरे में है, यहां न भाजपा खतरे में है, न कांग्रेस खतरे में है, न राजनीतिक दल खतरे में। यहां खतरे में है देश, देश का आम आदमी। उसकी बात करनी चाहिए। हम बात नहीं करना चाहते हैं इतिहास के कालखंड में हम नजर डालें। हमारे लिए देश सर्वोपरि है। देश सुरक्षित रहेगा तो इस देश के आम आवाम खुशहाल रहेगा। जिस प्रकार सोवियत संघ के ढह जाने से विश्व की महाशक्ति सोवियत संघ तहस नहस हो गई, जिस प्रकार कमजोर शासन होने के कारण, मजबूती न होने के कारण तिब्बत को चीन ने हड़प लिया, भारत के कई भूभाग को हड़प लिया, पाकिस्तान ने भारत के हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन हड़प ली। ये कमजोर शासन का प्रतीक है। भारत की संसद पर हमला हुआ, भारत की आर्थिक राजधानी बंबई पर हमला हुआ, भारत में तमाम प्रकार के तत्व सर उठा रहे हैं जो देश की एकता अखंडता को खंड खंड कर रहे हैं। 1947 के कालखंड पे हम नजर डालें, इतिहास में ज्यादा दूर ना जाएं, बर्मा से लेकर, नेपाल से लेकर, मालदीव से लेकर अन्य जगहों पे न जाएं, जावा, सुमात्रा, लंका, जो अखंड भारत के कभी हिस्से थे, अफगानिस्तान, हम केवल 47 पे देखें तो भारत की इस उदासीनता के कारण भारत के टुकड़े किए गए। और टुकड़े किन्होंने किए? वो अंग्रेजों ने किए, क्योंकि देश उनके पास था। उन्होंने अफ्रीका के भी टुकड़े किए, अपने उपनिवेशों के टुकड़े किए। मित्र राष्ट्रों ने जिस प्रकार से जर्मन के टुकड़े किए, पोलैंड के टुकड़े किए, कोरिया के टुकड़े किए, ये टुकड़े उनके हो सकते हैं, उनके हमदर्द हम प्याला कुछ लोग हों, परंतु देश को मजबूत होना चाहिए। देश मजबूत होगा, कौन प्रधानमंत्री बनता है, कौन नहीं बनता है, देश में व्यवस्थाएं मजबूत होनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि देश में व्यवस्थाएं, ये सरकार हरकार कुछ नहीं होनी चाहिए। विदेशी उनका बात कर रहे थे, यूरोप की किसी देश। हमने कहा मित्र, सरकार मजबूत होनी चाहिए, देश की व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए, नहीं तो विदेशी ताकतों के षड्यंत्र, जिस प्रकार से सोवियत संघ ढहा गया, बहुत मजबूत देश था सामरिक रूप से, विश्व की महाशक्ति थी। जिस प्रकार से उदासीनता के, सुरक्षा की उदासीनता भाव से तिब्बत को चीन ने हड़प लिया, जिस प्रकार से चीन ने भारत के कई भूभाग को, कैलाश मानसरोवर से लेकर कई भूभाग ले लद्दाख के एरिया से तक हड़प ली, जिस प्रकार ने पाकिस्तान ने अपने कश्मीर के कुछ भूभाग से लेकर कई भागों को हड़प ली, उदासीनता के कारण। जिस प्रकार से आज हम देखते हैं
दिशावान सरकार न होने के कारण दूसरे देश, नाटो संगठन और अमेरिका के पिछलग्गू होने के कारण यूक्रेन तबाही के करार पे। किस प्रकार से हमने देखा, मजबूती न होने के कारण सीरिया तहस नहस हो गया। दिशाहीन और सरकारों के न होने के कारण ईरान, इराक में किस प्रकार से व्यवस्थाएं, मिस्र तबाह कर दिया गया। इसलिए मजबूत होना, कमजोर होना सबसे बड़ा गुनाह है संसार में, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे संगठन हो, समाज का हो, दल का हो। और सबकी सोच ये होना चाहिए राष्ट्र के प्रति समर्पित की। राष्ट्र जब मजबूत होगा तभी हमारी समृद्धि, व्यक्तिगत समृद्धि को काउंट करती है। जब राष्ट्र कमजोर होगा तो मैं ये देखता हूं, बहुत आश्चर्यचकित हूं, जहां एक तरफ अमेरिका संसार की तमाम प्रतिभाएं, चाहे खेल की प्रतिभाएं हो, वैज्ञानिक प्रतिभाएं हो, उद्यमी प्रतिभाएं हो, चाहे किसी प्रकार के प्रतिभाएं मेगा, उनको संसार से लेकर अपने देश के संस्थानों में लगाता है, वहाँ उसे अपने देश की सामरिक, आर्थिक और तकनीकी शक्ति को बढ़ाता है। वहीं मैं भारत को देखता हूँ तो रोना आता है। यहाँ देश में इस समय जातीय जनगणना पर, जहाँ ये होना चाहिए कि हर व्यक्ति भारतीय है, 75-76 साल हो गए देश को आजादी के लिए, अंग्रेजों से मुक्त हुए, हम अपने देश को अपना नाम नहीं दे पाए भारत। हम अपने देश को अपनी भाषाएं कहने के लिए संसार की सबसे विकसिततम और प्राचीन भाषाएं भारतीय हैं, परंतु हम उन्हीं अंग्रेजों की भाषा अंग्रेजी का गुलाम बने हुए हैं, जिन्होंने लाखों भारतीयों का कत्लेआम किया, जिन्होंने करोड़ों अरबों की संपत्ति को लूट के अपने देश का विकास किया, जिन्होंने भारतीय अस्मिता को 200 साल तक रौंदा। हम उनकी भाषा का, और वो भी वो भाषा जो निकृष्टतम भाषा थी, जो अपने देश में भी नहीं, राज परिवार भी नहीं बोलता था 8वीं-10वीं शताब्दी तक। वहां फ्रेंच बोलते था इंग्लैंड का राज परिवार। हम उस लुटेरों की भाषा को हम भाषा किसी का सीखे, अंग्रेजी सीखे, फ्रेंच सीखे, चीन सीखे, जर्मनी, पर हमारे देश में भारतीय भाषाएं तमिल, तेलुगु, हिंदी, मलयालम, पंजाबी, संस्कृत, इनमें शासन होना, जनता की भाषा, जनता की नाम। सर्वोच्च न्यायालय में भारतीय भाषाओं में न्याय करने की क्षमता नहीं है। बहुत आश्चर्य होता है। देश का नाम संसार में तमाम दूतावासों में नहीं जानते हैं, वही इंडिया नाम, इंडिया, जिस इंडियन को वो कुत्ते के बराबर मानते थे, जिन्हें लुटेरे और असभ्य असामाजिक तत्व कहते थे, उस नाम को हमने आत्मसात इसलिए किया है कि अंग्रेजों ने बोला था, अंग्रेजों को प्रिय लगता है, विदेशियों को प्रिय रखता है। हमने अपने नाम को, आत्मसम्मान को, अपने गौरवशाली व्यवस्था को, हम कल्याणकारी व्यवस्था की स्थापना इस देश में नहीं कर पाए। हैरानी की बात है। आज भी देखो, विद्या व्यापार, चिकित्सा व्यापार, धर्म व्यापार, न्याय व्यापार, कमजोर आदमी न्यायालय के दर पे आवाज उठाने की कोशिश नहीं कर सकता। अगर वो चल भी जाए तो किस प्रकार के फैसले होते हैं, वो किरण नेगी और मुजफ्फरनगर कांड के अभियुक्तों को देख कर होता है। शासन व्यवस्था किस प्रकार से चरमराया जाती है। कमजोर लोगों की आवाज को न न्यायालय सुनता है, न कमजोर समाज की सुनता है, न कमजोर समूह की सुनता है। मजबूत समूह जो अपने हक हकूकों के लिए, सम्मान के लिए सड़कों पे उतरना जानते हैं, उस समाज की सुनी जाती है। कोई भी न्यायालय उनके खिलाफ का फैसला देने से पहले 10 बार सोचता है।
न्याय नहीं। राम जन्मभूमि पे इतना बड़ा विवाद, अन्याय के विदेशी आक्रांतों ने हमारे आत्मसम्मान, राष्ट्रीय गौरव, राष्ट्रीय सांस्कृतिक विरासत के गौरवों को रोन दिया। उनको न्याय करने की हिम्मत और नियत देश की सरकारों की नहीं रही। अब 75 साल पे आके वर्तमान सरकार ने किया। किस प्रकार से कश्मीर समस्या में धारा 370 जोड़ दी गई थी, उसका निपटाने के बाद सवाल राष्ट्र का है। किस प्रकार से बच्चों को शिक्षा नीति नहीं है। देश की शिक्षा नीति वही इंग्लिश एजुकेशन एक्ट जो मैकाले ने इस देश को सदियों तक गुलाम बनाने के लिए रखा था, जो कॉमनवेल्थ के मेंबर बन के आत्मग्लानि नहीं आती है उस देश को अमेरिका की तरह, वो भारत को भी कॉमनवेल्थ का मेंबर नहीं बनना चाहिए था। गुलामी के कलंकों को सर माथे पे लगाने वाले, कितना जहां नारी की अस्मिता और सम्मान की बात होनी चाहिए, वहां संघर्ष किया जा रहा है। नारी को गुलाम बनाने का, जातिवाद के उसमें लोगों को घिनौना कृत्य में, जातिवाद के नाम पे टिकट देते हो, जातिवाद के नाम पर क्षेत्रवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद के नाम पर आयोग बनाए जाते हैं। अल्पसंख्यक बहुसंख्यक इस राष्ट्र की बात, राष्ट्र में अल्पसंख्यक और धर्मसंख्यक, राष्ट्र की नजर में सारे नागरिक समान होना चाहिए। समान नागरिक संहिता के नाम पे जिस प्रकार से उत्तराखंड में पाखंड किया गया कि शादी से पहले कोई सहमति से रहते हैं तो उन्हें रजिस्ट्रेशन करना, जो हमारी संस्कृति में नहीं है। जनता मांग रही है भू कानून, मूल निवास सीमांत क्षेत्र है चीन से लगा हुआ, वहां पे विदेशी आक्रांताएं और देश के राष्ट्र विरोधी तत्व घुस चुके हैं। उनको रोकने के काम के लिए मूल निवास और भू कानून की बात नहीं करना। मुझे राजधानी गैर संयमन, किस प्रकार का पाखंड मचाया जा रहा है। जो अनियमित कॉलोनी है उनको संरक्षण दिया जा रहा है। चुनाव में देखेंगे तो मैं इस प्रकार का, जबकि यह होना चाहिए शिक्षा नीति हो सबको समान शिक्षा। अकर्मण्य बनाने के लिए लोगों को 5 किलो चावल दिया जा रहा है। ये चावल, ये राशन केवल उनको दिए जो उपेक्षित हैं, जो कमजोर हैं बेहद। नहीं तो लोगों की कर्म शक्ति को खत्म किया जाए, लोगों को शिक्षा मुक्त दो इस देश में। ये व्यापार शिक्षा के नाम पे जितने भी ये निजी स्कूल खुले हैं उनको बंद करिए, या उनको सभी को अपने क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में जो बच्चा जा रहे हैं वहां से बाहर ही नहीं थे, उस क्षेत्र में बेहतर शिक्षा दे। सरकारी कर्मचारियों के बच्चे सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ते? पढ़ाई का माहौल खराब कर दिया गया। केवल स्वच्छंदता के नाम पर देश में लोकतंत्र नाम की कोई चीज, केवल जातिवाद और क्षेत्रवाद के और संप्रदायवाद के नाम पर और निहित स्वार्थ के नाम पर चुनाव कराना। मैं नमन करता हूं अमेरिका के उन लोगों को जहां गोरे बहुसंख्यक हैं, परंतु उन्होंने रंग भेद को नीति छोड़कर उस व्यक्ति को देश का राष्ट्रपति बनाया। पहला ओबामा, बराक ओबामा, जिन्होंने कहा हम देश में जो भ्रष्ट लोगों ने जो स्विस बैंकों में अपना धन रखा है उनको सबको लाएंगे। अब वो ला कर रहे, केवल जुमलों से देश नहीं चलता। देश के आम नागरिक को शिक्षा चिकित्सा मिल जाए। आज हमारे एक मित्र के यहाँ वृद्धों को नागरिक सुरक्षा नहीं है। हमने कहा यहाँ आम बच्चे को नहीं है। लाखों करोड़ों बच्चे अभावों में अवसर न मिलने से प्रतिभाएं दम तोड़ देती, और इस देश का जिन संस्थानों में खेल प्रतिभा है, बच्चों के विकास का है, वो लोग
किस प्रकार से उस संस्थान के आदर्शों का, उद्देश्यों का निर्ममता से वो कर रहे हैं, वो देश जग जाहिर है। हमारा ये मानना है, देश के बच्चों को शिक्षा, बच्चे देश के भविष्य होते हैं। पहले लोगों को ये शिक्षा तो दे, जाति के नाम पे बांट डालो, तुम ओबीसी के हो, तुम अंग्रेजों ने जो कुछ सौंपा वही अंध भक्त करके दिमागों में बिठा दिया। वो ओबीसी है, वो फॉरवर्ड है, वो बैकवर्ड है, वो एसटी है, एससी है, वंचितों को समान। यहां पर केवल भय दोहन के लिए लोगों का स्तर ऊंचा उठाने, जो वंचित तबका है, जो उपेक्षित तबका है, जिनको मान सम्मान से दूर रखा गया है, उन तबके को आगे बढ़ाना चाहिए। शिक्षा में, रोजगार में, केवल जीडीपी से देश की विकास का मापदंड नहीं हो, हम कल्याणकारी व्यवस्था का चाहिए। पहले यहां प्याऊ होते थे, अब प्याऊ मिटा दिया। पानी का व्यापार, विद्या व्यापार, धर्म व्यापार, शिक्षा और चिकित्सा व्यापार, आयुष्मान का नहीं, प्रत्येक नागरिक जो अस्पताल में आएगा उसका इलाज किया जाएगा। ये व्यवस्था होनी चाहिए थी, पर व्यवस्था कौन करे? इसलिए इस दिशा में जाना चाहिए। यहां सवाल नरेंद्र मोदी का नहीं है, यहां सवाल राहुल गांधी का नहीं है, यहां नेहरू को कोसने से भी समय नहीं चलेगा, यहां भाजपा और कांग्रेस करने से भी नहीं। हम देश के लिए ये सेवक हैं, ये कल थे नहीं थे, कल नहीं रहेंगे। ये केवल 50-60 साल का इतिहास से ही राष्ट्र का निर्माण नहीं होता है। ये कालातीत संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, जो सारे संसार को एक कल्याणकारी व्यवस्था, जब पूरा संसार एक आदम जीवन जी रहा था, जिनको जीवन दर्शन नहीं था, उस समय भारतीय संस्कृति वासुदेव सर्वम की बात कर रहे थे। विकृतियां आई, जातिवाद, क्षेत्रवाद और विदेशी आक्रांताओं के हमले के बाद कुछ विकृतियां आई, शोषण हुए, परंतु समाज को उत्कृष्ट भारत भाव है। भारत को हमारे आदर्श व्यवस्था देनी चाहिए, हर नागरिक को, वंचित को सुविधा देनी चाहिए, रोजगार देना चाहिए, जिसका ठेकेदारी से पूरी व्यवस्था तबाह कर दी गई है 2 पैसे बचाने के लिए। और सेना में जिस प्रकार से अग्निवीर के कोई स्थान नहीं होना चाहिए, अग्निवीर होना चाहिए तो राजनीति में होना चाहिए, अग्निवीर होना चाहिए उच्च पदों पे होना चाहिए। इस देश की परमानेंट जो नौकरशाही है उसको हटा देना चाहिए, अमेरिका की तर्ज पर अच्छी चीजों को ग्रहण करना चाहिए। ये देश सर्वोच्च रहेगा जब देश मजबूत रहेगा। देश के खिलाफ कितने षड्यंत्र चल रहे हैं इसका किसी को मान नहीं। आज पूरा अमेरिका किस प्रकार से भारत को चारों तरफ से दबा, किस प्रकार से वो 7वां बेड़ा भारत में, अब जिस समय बांग्लादेश बना उस समय 7वां बेड़ा हिंद महासागर में भेज रहा था, रशिया ने उस समय बचा लिया। हमारे तमाम कश्मीर समस्या हो या पूर्वोत्तर की समस्या हो, जो भी समस्याएं हैं, इसको हवा देने वाला कौन है? आपने सारे संसार को इस्लामिक कट्टरपंथ की भट्टी में झोंक दिया और भारत की संसद से लेकर भारत के तमाम शहरों में किस प्रकार से तांडव मचा, उन तांडवों को पर आप मौन रहे। आपका सर्वोच्च, आपने बंबई आतंकी हमले के मुख्य गुनाहगार डेसमंड हेडली को अपने पास रखा है। भारत में सरकारें चाहे कांग्रेस की हो, भारतीय जनता पार्टी की, मोदी की हो या मनमोहन की हो, किसी को हिम्मत नहीं आई कि डेसमंड हेडली को मांगे। पाकिस्तान और चीन से जिस प्रकार से सारे संबंध तोड़ने चाहिए थे देश की सुरक्षा के लिए, परंतु देश के हुक्मरानों ने
किस प्रकार का व्यवहार किया क्रिकेट खेलने का, जैसे उस पाकिस्तान से जो भारत की तबाही का चाहिए, जिस प्रकार से गजवा हिंद के नाम पर कुछ संस्थाएं यहाँ पे मान्यता दे रही है, उन संस्थाओं की जवाबदेही होनी चाहिए। भारत में 1947 में जब धर्म के आधार पर विभाजन हो गया, तो उसके बाद यहाँ पे अंध तुष्टिकरण और धार्मिक के आधार पर किसी को भी कट्टरपन फैलाने की जरूरत नहीं है। यहाँ भारत में शिक्षा से लेकर जिस प्रकार से चीन अपने राष्ट्र को अक्षुण्ण रखने के लिए कार्य कर रहा है, उसी प्रकार भारत को तमाम राष्ट्र विरोधी तत्वों को, जो भारत की संस्कृति नहीं मानते हैं, भारत के एकता और अखंडता नहीं मानते हैं, ये जातिवादी क्षेत्रवादी, अब ये बड़ा संकट है। चुनाव तो आते जाते रहेंगे, हमारे पास ही है। जब घनघोर अंधेरा हो, ये बात ध्रुव को भी समझनी चाहिए, जब घनघोर अंधेरा हो तो जुगनों से भी रास्ता ढूंढा जाता है। जहां एक तरफ जातिवादी क्षेत्रवादी और भारत को न मानने, एकता को नहीं न मानने, भारत को अंध तुष्टिकरण की गर्त में धकेलने वाले लोग भारत की राजसत्ता को फिर बंदर बांट करने के लिए भेजे। ये सवाल है देश की जनता में। हमें ये मानना है नरेंद्र मोदी से कि लोकतंत्र का सम्मान करिए। जिस प्रकार से उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार को किस प्रकार से गलत काम किए जा रहे हैं, जन भावनाओं का अनादर किया जा रहा है। आप एक तरफ बंगाल में नारियों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ उसकी आवाज उठाने रहे हैं, बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, परंतु उत्तराखंड के अंकिता भंडारी से लेकर किस प्रकार का प्रकरण हुआ, उसके मुख्य गुनाहगार को कटघरे तक खड़ा करने का साहस सरकार में नहीं है। और जिन लोगों ने हल्द्वानी प्रकरण के मुख्य गुनाहगार रहे, उनको अभयदान किसने दिया? न्यायपालिका में वर्षों तक जिंदा रहे लोगों को मार दिया, 5-6 लोग मारे गए, निर्दोष लोग, संपत्तियां तहने, उत्तराखंड जैसे शांति भूमि में कलंक लगा दिया। ऐसे कलंकित लोगों को क्या न्याय मिलेगा? कौन होगा गवाह? कहां से मिलेगा? केवल ऐसे लोगों को इस देश में एक पल भी रहने की इजाजत नहीं देनी चाहिए थी। किसने अभयदान दिया उस मुख्य गुनाहगार को? ये सवाल होने चाहिए। सवाल मोदी पे नहीं होना चाहिए। केवल मोदी क्या नहीं है कि मोदी ही रहेगा देश आगे। ये देश सदियों से है, ये राहुल का सवाल नहीं है। ये सवाल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का नहीं। भारतीय जनता पार्टी रहे या न रहे, 80 से पहले नहीं थी, 78 से पहले नहीं थी, कांग्रेस भी नहीं थी 1885 से पहले। देश तो था ना। यह देश केवल अंग्रेजों द्वारा बनाया हुआ चीज नहीं। यह देश समय पर देश काल में इसके साम्राज्य के शासक हो सकते हैं, छोटे मोटे बड़े हो, पर देश एक सांस्कृतिक विरासत का नाम था, जो आदि गुरु शंकराचार्य से लेकर अनादि महाराजा भरत तक। इन तमाम सवालों का जवाब है कि जब घनघोर अंधेरा हो, व्यवस्थाएं इस प्रकार से बननी चाहिए, जातिवाद की गर्त में, संप्रदायवाद की गर्त में, जब देश की अस्तित्व ही खतरे में हो। इस देश में अभी तो आम जनता को लोकतंत्र का पट्टी पाढ़ा तक नहीं पड़े। लोग केवल इस प्रकार से राजनीतिक दलों ने जातीय उन्माद इस प्रकार से भड़का दिया। मुख्यमंत्री जाति के आधार पर बनना है, प्रधानमंत्री अपनी जाति के नाम पे बता रहे हैं, विपक्ष वाले अपना जनेऊ दिखा रहे हैं, कोई टोपी, कहीं टोपी का वो किया जा रहा है, कहीं कुछ। हालत ये हो गई जहां भारतीय संस्कृति बहुसंख्यक में नहीं है, जहां अल्पमत में हो गई, वहां पूर्वोत्तर की तरह रविवार के दिन चुनाव की मतगणना कराने के लिए तैयार नहीं है। कहीं कहीं हम इतने प्रतिशत हो गए, अब यहां छुट्टी का अलग दिन। हमने तो सारे पश्चिमी सभ्यता के लिए, हमने अपने आत्मघात करने के लिए, किस प्रकार से देश को तबाह करने के लिए कितने तत्व जुड़े हुए हैं, विदेशी पूरा ताकतें, न केवल चीन,
अभी तो अमेरिका और उसके साथी देश और अन्य जो भारत को कभी कश्मीर के रट के नाम पे, कहीं किसी अल्पसंख्यक के नाम पे देश में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की बात करने वाले राष्ट्र के दुश्मन होते हैं। देश में सब समान नागरिक होना चाहिए, तभी भाईचारा बढ़ेगा। धार्मिक उन्माद करने वालों को मतदान का अधिकार से वंचित, संपत्ति के अधिकार से वंचित और महत्वपूर्ण पदों पर, राजकीय पदों से वंचित कर दिया जाए, सुविधाओं से वंचित किया जाए, और ज्यादा करे तो देश से बाहर निकाला जाए। देश विषधरों को पालने के लिए कभी सुरक्षित नहीं। जब देश के करोड़ों लोगों का जीवन व्यवस्थाएं ऐसे कमजोर हाथों से नहीं चलती। व्यवस्थाएं पहले लोगों को लोकशाही का पाठ पढ़ाए। आज़ादी के समय 15 साल तक अगर देश में लोकशाही के लिए देश में कार्य यहाँ आ रहा, काले बाबा कहते हैं थे कि इस देश में बहुत अजब का तमाशा है, हराम का माल आराम से मिल जाए, इसी पे सारी चिंतन और कर्मशील होते। देश में इस प्रकार का काम होना चाहिए। हम कर्मयोगियों, स्विट्जरलैंड के लोगों की तरह जो सरकारें सुविधाएं दे रही थी अतिरिक्त, उन्होंने कहा हमें नहीं चाहिए, हम देश को मजबूत करेंगे जापानी लोगों की तरह। इसलिए इस देश में कट्टरपंथ का एक पल भी सर उठाने की इजाजत देना राष्ट्र की नींव पे कमजोर करना। किसी को भी शोषित, कोई भी नागरिक किसी जाति धर्म का हो, किसी का भी शोषण नहीं होना चाहिए, अपमान नहीं होना चाहिए, अवसर की समानता होनी चाहिए, सबका समान होना चाहिए। और ये न्यायपालिका जवाबदेही बननी चाहिए। ये नहीं कि पुश्तों से, उसके पिताजी से भी उसका वही आपस में बनते रहे। जब नौकरशाही से लेकर अदने एक चपरासी तक के लिए पद के लिए प्रतियोगिता होती है, कांस्टेबल के लिए, तो इसके लिए भी हो, खुली प्रतियोगिता हो। इसी के साथ इन्हीं अर्थों में चुनौती केवल लोकसभा की नहीं, देश आगे रहे, हम रहे न रहे, देश मजबूत होना चाहिए। जाति, क्षेत्र और ये चुनाव तो आते जाते हैं, पर हमें अपने क्षेत्र से सुसंस्कारित लोगों को आगे चुनना होगा, तभी लोकतंत्र मजबूत होगा, देश मजबूत होगा और दलों पर अंकुश लगेगा। वो गलत तत्व को कोई भी पार्टी टिकट न दे पाए। जिस प्रकार से ये चुनाव प्रक्रिया, अब जब अधिकांश लोग कह रहे हैं कि मशीनों से मत करिए, जब अमेरिका से लेकर जापान तक नहीं हो रहे, तो करिए भाई। आप जनता का विश्वास होना चाहिए कि आप मतपत्र से करिए, जब भारतीय जनता पार्टी खुद मांग कर रही। और निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, ये नहीं। और ये जो अरबों खरबों लगा के चुनाव जीते, ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। चुनाव में बिल्कुल से अधिकांश खर्च करने वालों को और अपने वादों को पूरा न करने वाले शासकों को उतना प्रतिशत चुनाव लड़ने से वंचित करना चाहिए, तभी देश मजबूत होगा। उन सभी साथियों को मैं नमन करता हूं जो देश के प्रति एक पल भी अपना विचार, सुझाव इस समाज में देते हैं। सवाल यूट्यूब से पैसे कमाने का नहीं है, सवाल देश की जनता तक अपनी बातें पहुंचाने का, जनमत को दिशा देने का। दिशाहीन सरकारें, चाहे कितना बड़ा संगठन हो, कितनी मजबूत सरकारें हों, वो देश और समाज को पतन के गर्त में ही ले जाती है। जय हिंद, जय भारत।